नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे नातेदारी के बारे में। नातेदारी को अंग्रेजी में किनशिप बोला जाता है और नातेदारी का जो अर्थ होता है, नातेदारी को सर्वजन बोला जाता है या बंधुत्व बोला जाता है। तो जो बेसिकली किनशिप है, किनशिप शब्द को हिंदी में नातेदारी बोला जाता है या सर्वजन कहा जाता है। और नातेदारी क्या है? नातेदारी एक वैवाहिक जीवन के आधारभूत तथ्य है। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार व नातेदारी को। चलिए, तो अब हम नातेदारी की परिभाषाएं देख लेते हैं। नातेदारी की परिभाषाएं क्या है? तो जो नातेदारी की परिभाषाएं है, वे तीन मुख्य आपके विद्वान हैं या तीन मुख्य लेखक है जिन्होंने नातेदारी की परिभाषा दी है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो नंबर 1 पर है वो आपका डॉक्टर रिवर्स। तो जो डॉक्टर रिवर्स बोलता है कि नातेदारी क्या है, तो नातेदारी सैगोत्रता बंधुता की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित की जाती है तथा वर्णित करी जाती है। यानी कि जो हमारे वंश है उनके द्वारा उसका निर्धारण होता है या फिर उसका वर्णन होता है, उसको हम नातेदारी बोलते हैं। वहीं आपका दूसरा राइटर है वो है जेपी मर्डोक। जेपी मर्डोक बोलता है कि नातेदारी मात्र संबंधों की एक ऐसी रचना है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से जटिल रूप से या आंतरिक बंधन और शाखाकृत बंधनों द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये बोलता है आपका जीपी मर्डोक। वहीं लूसी मेयर कहता है, तो लूसी मेयर कहते हैं कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो ये जो तीन परिभाषाएं हैं नातेदारी की, ये मुख्य है। चलिए, अब हम नातेदारी के भेद देखते हैं, नातेदारी के प्रकार देखते हैं और नातेदारी की क्या क्या रीतियां हैं, क्या इसकी श्रेणियां हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, अब हम नातेदारी के प्रकार देखते हैं। तो नातेदारी के प्रकार जो है, नातेदारी के दो प्रकार है, रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी। तो जो आपकी रक्त संबंधी नातेदारी है, रक्त संबंधी नातेदार वो नातेदार होते हैं जो रक्त के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए थे, यानी कि जो ब्लड रिलेशन होते हैं। ब्लड रिलेशन जैसे माँ, बाप, भाई बहन, चाचा, माँ बाप भाई बहन, यानी कि जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है या ब्लड का रिश्ता होता है। उसके बाद आता है विवाह संबंधी नातेदारी। तो जो विवाह संबंधी नातेदार है, विवाह संबंधी नातेदार वो होते हैं जो व्यक्ति के विवाह के पश्चात बनते हैं, जैसे पति पत्नी, पति पत्नी, सास ससुर, सास ससुर, देवर ननंद इत्यादि। तो ये सारे जो संबंध हैं वो विवाह के पश्चात हमारे बनते हैं, तो इनको बोलते हैं विवाह संबंधी नातेदारी। तो नातेदारी के प्रकार कितने हैं? नातेदारी के दो प्रकार हैं, रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी। तो जो रक्त संबंधी नातेदारी है, रक्त संबंधी नातेदारी वो होती है जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, ठीक है, जैसे माँ बाप भाई बहन बुआ इत्यादि। उसके बाद जो विवाह संबंधी नातेदार है, विवाह संबंधी नातेदार वो होते हैं जिनसे हमारा जो रिश्ता बनता है विवाह यानी कि शादी के बाद बनता है, जैसे पति का पत्नी से बनता है, पत्नी का पति से बनता है, और उसके बाद सास ससुर देवर सलज साला। तो ये जो सारे संबंध है वो हमारे विवाह के पश्चात बनते हैं। इसके अलग भी जो नातेदारी है, तीसरे प्रकार की नातेदारी का भी वर्णन मिलता है। तो जो तीसरे प्रकार की नातेदारी है उसको बोलते हैं कल्पित नातेदारी। यहां लिख लो आप, कल्पित नातेदारी। अब कल्पित नातेदारी क्या होती है? तो कल्पित नातेदार वो नातेदार होते हैं जिनसे हमारा कल्पनाओं का रिश्ता होता है, ठीक है। तो कल्पनाओं का रिश्ता कैसे हो गया? जैसे आपका दोस्तों के साथ कुछ इस तरह का रिश्ता होता है कि दोस्त की माँ को आप अपनी माँ मानने लगते हो, दोस्त की बहन को अपनी बहन मानते हो आप। तो वो क्या है, वो आपने कल्पना कर ली उन रिश्तों की, और उन रिश्तों को आप, जो आपके रक्त संबंधी है और जो आपके विवाह संबंधी रिश्ते हैं, उनके जैसा ही उनके साथ आप व्यवहार करते हो। और व्यवहार में कल्पित नातेदारी आजकल के टाइम में, यानी कि आधुनिक और उत्तराधुनिक काल में अत्यधिक देखने को मिल रही है।
ठीक है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आता है रक्त संबंधी नातेदारी में, एक जो आप गोद लेते हो किसी बच्चे को, अगर कोई किसी बच्चे को गोद लेता है तो वो आपका आ जाएगा रक्त संबंधी नातेदारी में। तो गोद लिया हुआ बच्चा भी किस में आता है? रक्त संबंधी नातेदारी में। तो गोद लिया हुआ बच्चा किस में आता है? वो भी आपके आता है, सॉरी ये गलत हो गया, रक्त संबंधी नातेदारी में। ठीक है, तो नातेदारी के प्रकार आपने समझ लीजिए, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि रक्त संबंधी नातेदार कौन होते हैं? तो माँ बाप भाई बहन। और विवाह संबंधी नातेदार कौन होते हैं? सास ससुर, पत्नी पति और आपके देवर। यहां तक चीज समझ में है? चलिए अब हम पढ़ते हैं नातेदारी की श्रेणियां। तो जो नातेदारी की श्रेणियां हैं या कैटेगरी है, नातेदारी की श्रेणियों को 3 भागों में बांटा है आपके जीपी मर्डोक ने। तो जीपी मर्डोक ने वो 3 प्रकार नातेदारी की श्रेणियों के जो 3 श्रेणियां बताई है वो कौन सी बताई है? नंबर 1 है आपका प्राथमिक नातेदार, जिसको प्राइमरी किन्स भी बोलते हैं। दूसरा है आपका द्वितीयक नातेदार और तीसरा है आपका तृतीयक नातेदार। तो जो आपकी पहली श्रेणी होगी प्राथमिक नातेदार, दूसरी श्रेणी होगी आपकी द्वितीयक नातेदार और तीसरी श्रेणी जो आपकी होगी वो होगी तृतीयक नातेदार की। तो अब ये होते कौन है, ये आप ध्यान से समझिए। तो जो प्राथमिक नातेदार है, प्राथमिक नातेदार वो होते हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध जैसे माँ बाप भाई बहन, पति पत्नी और पुत्र पुत्री, तो जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है। प्रत्येक नातेदार हैं, प्राथमिक नातेदारों से हमारा सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। उदाहरण के तौर पर माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी और पुत्र व पुत्री। परीक्षा में आपसे यह पूछा जाएगा कि पति पत्नी किस प्रकार के संबंध है, और वो लिख देगा प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार या तृतीयक नातेदार, या इनमें से कोई नहीं, या ये तीनों। ठीक है, तो आप क्या करोगे? प्राथमिक नातेदार में कौन आते हैं आपके? माँ बाप भाई बहन पति पत्नी पुत्र व पुत्री। तो इनकी संख्या 8 है जो कि डीजीपी मर्डोक ने बताई है। उसके बाद आ जाता है आपका द्वितीयक नातेदार। द्वितीयक नातेदार क्या होते हैं? तो द्वितीयक नातेदार वो होते हैं जो हमारे प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं, जो प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं। अब प्राथमिक कौन है हमारे? माँ बाप भाई बहन पति पत्नी पुत्र व पुत्री, इनके प्राथमिक। जैसे उदाहरण के तौर पर माँ की माँ, माँ की माँ, माँ की तो प्राइमरी हो गई ना, माँ की तो प्राथमिक हो गई क्योंकि माँ की माँ है वो। तो हमारी क्या हो गई? माँ की प्राथमिक है, लेकिन हमारी क्या हो गई? हमारी वो द्वितीयक होगी। ऐसे पिताजी है, पिताजी की माताजी, पिताजी की क्या होंगी? प्राथमिक। पिताजी के पिताजी, पिताजी के क्या होंगे? प्राथमिक। लेकिन हमारे क्या होंगे? हमारे वो द्वितीयक होंगे, क्योंकि उनके संबोधन के लिए हम ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे पापा के पापा है। कि दादा कौन होते हैं? दादा, अरे ये वो है मेरे पापा के पापा, दादा। हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो प्राथमिक नातेदार है उनके लिए संबोधन के लिए हम सीधा प्रत्यक्ष संबोधित कर सकते हैं उन्हें, मतलब उनके लिए हम कोई संबोधन का माध्यम लेके ही नहीं आ सकते। ठीक है, तो प्रत्यक्ष संबंध होता है। इनकी संख्या 8 होती है और इनकी संख्या 33 होती है। उदाहरण के तौर पर दादा दादी, नाना नानी, नाना नानी और चाचा चाची। ठीक है, अब बात आती है तृतीयक नातेदार की। तृतीयक नातेदार क्या होता है? तो तृतीयक नातेदार वो होते हैं जो प्राथमिक के द्वितीय होते हैं या द्वितीयक के प्राथमिक होते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, प्राथमिक के द्वितीय या फिर इनके लिए आप एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हो, द्वितीयक के प्राथमिक। सलज आदि। तो प्राथमिक के द्वितीयक यानी कि प्राथमिक है हमारी माँ, ठीक है, माँ का प्राथमिक है हमारे दादा, और दादा के प्राथमिक कौन है? दादा के भाई या दादा के
पिताजी। तो तृतीयक नातेदार वो होता है जो हमारा द्वितीयक का प्राथमिक होता है और प्राथमिक का द्वितीयक होता है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में है। एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। नातेदारी की जो श्रेणियां हैं, नातेदारी की 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 है आपकी प्राथमिक नातेदार, जिनकी संख्या होती है आपकी 8। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्राथमिक नातेदार की संख्या कितनी है, तो प्राथमिक नातेदार की संख्या है 8। और जो द्वितीयक नातेदारी है, द्वितीयक नातेदारी की संख्या है आपकी 33। और जो आपके तृतीयक नातेदार है, इनकी संख्या है 151। कितनी संख्या है? 151 तृतीयक नातेदार की। तो प्राथमिक नातेदार वो होते हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है, जैसे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र और पुत्री। वही द्वितीयक नातेदार वो होते हैं जो प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, मामा इत्यादि। वही जो हमारे तृतीयक नातेदार होते हैं, तृतीयक नातेदार वो होते हैं या तो वो प्राथमिक के द्वितीयक हो या फिर वो द्वितीयक के प्राथमिक हो। ठीक है, प्राथमिक के तो होंगे ये द्वितीय, लेकिन द्वितीयक के कौन होंगे? ये प्राथमिक। अब मान लिया, चलो एक बहुत सबसे सिंपल, जो हमारे पिताजी हैं वो हमारे कौन लगे? प्राथमिक। पिताजी के पिताजी कौन लगे? हमारे द्वितीयक, क्योंकि वो पिताजी के प्राथमिक है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी हमारे द्वितीयक है, दादाजी के भाई है या दादाजी के पापा जी हैं यानी कि हमारे पड़दादा हैं, तो पड़दादा हमारे तृतीयक नातेदार होंगे, या जो दादाजी के भाई होंगे वो भी हमारे तृतीयक नातेदार होंगे। तो यहां तक चीज समझ में आ गई है। एक ही जो नातेदारी के प्रकार बताई है, बकायदा संख्या बताई है कि प्राथमिक नातेदारों की संख्या 8 है, द्वितीयक नातेदारों की संख्या 33 है और आपके तृतीयक नातेदारों की संख्या 151 है। तो ये जो 33, 8, 151 प्रकार बताए हैं नातेदारी के कि ये इतने होते हैं, इतने संबंधी, ये बताइए आपके जेपी मर्डोक ने। किसने बताई है? जीपी मर्डोक। मैं यहां पे लिख देती हूँ जीपी मर्डोक। क्योंकि सॉरी, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि नातेदारी के 8 प्रकार किसने बताई है? नातेदारी के श्रेणियों के प्राथमिक नातेदार 8 प्रकार का होता है, किसने कहा है? जीपी मर्डोक ने। ठीक है, अब क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि प्राथमिक नातेदार की संख्या कितनी होती है? 8। प्राथमिक नातेदार कौन कौन होते हैं? ये। अब एक क्वेश्चन बनेगा द्वितीयक नातेदार की संख्या क्या होती है? 33। द्वितीयक नातेदार होते क्या है? द्वितीय नातेदार का उदाहरण क्या है? फिर 151 नातेदार की जो संख्या है श्रेणियों में वो कितनी है और कौन सी नातेदारी की है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो आप वहां लिख दोगे तृतीयक नातेदार। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में है। और जीपी मर्डोक याद रख लेना, ये जो श्रेणियों में श्रेणीकृत करा है वो आपके जीपी मर्डोक ने करा है। तो अब हम देखेंगे नातेदारी की रीतियां या नातेदारी के व्यवहार। तो इन्हें नातेदारी के कभी कभी व्यवहार भी बोला जाता है, नातेदारी की रीतियों को। तो जो नातेदारी की रीतियां हैं, नातेदारी की रीतियां 6 प्रकार की होती है। पहला तो प्रश्न आपका ये बनेगा कि नातेदारी की रीतियां कितनी होती है? नातेदारी की रीतियां 6 होती है। परिहार, परिहास, माध्यमिक संबोधन, मातुल्य, पितृश्य या सहकष्टी। अब इन 6 के 6 को हम अलग से समझेंगे कि ये होता क्या है। तो जो नातेदारी की पहली है आपकी रीति, वो है आपकी परिहार। परिहार जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, परिहार में वो संबंध आते हैं जिनसे हमारा जो किसी निषेध का रिश्ता होता है, जैसे बहू का जेठ के साथ रिश्ता होता है, आपका सास ससुर से रिश्ता होता है बहू का, और जमाई का अपनी सास के साथ रिश्ता होता है, जिनमें हंसी मजाक नहीं चलते हैं, उनमें कुछ निषेध पाए जाते हैं रिश्तों को लेकर। इस तरह के रिश्तों को हम बोलते हैं परिहार। इस तरह के रिश्तों की रीतियों को हम बोलते हैं परिहार रीतियां। वहीं दूसरी रीति है आपकी परिहास। तो परिहास जो रीति है आपकी, परिहास को बोलते हैं जिस नातेदारी की रीति में जो हमारा संबंध होता है हंसी मजाक का रिश्ता होता है। तो हंसी मजाक वाले रिश्तों की रीतियों को हम बोलते हैं परिहास। जैसे इसके परिहास इसके नाम से ही स्पष्ट है। तो इसमें जो संबंध आते हैं वो जीजा साली संबंध आते हैं, देवर भाभी के संबंध आते हैं, तो जिनसे हमारा हंसी मजाक का रिश्ता होता है, उस संबंधों को या उन रीतियों को बोलते हैं परिहास संबंध। उसके बाद माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन वो होता है जिसमें हमें किसी व्यक्ति के नाम लेने के लिए, किसी या उसको पुकारने के लिए, उसको संबोधित करने के लिए, माध्यमिक संबोधन, किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए हमें किसी माध्यम का इस्तेमाल करना पड़े। जैसे
अभी भी ग्रामीण समाजों में क्या होता है, जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति का नाम नहीं लेती है, तो वो कहते हैं टप्पू के पापा सुनना, या बच्चों का नाम ले लेती है, या फिर अपनी ननद का नाम ले लेती है, देवर का नाम ले लेती है कि उनके भैया सुनना, तो या एजी ओजी कुछ भी कहेंगे, लेकिन बट वो नाम नहीं लेती है। तो इस तरह का जो रीति होती है उस रीति को बोलते हैं माध्यमिक संबोधन, यानी कि संबोधित करने के लिए आप किसी माध्यम का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, वहीं आती है मातुल्य। तो मातुल्य रीति वो रीति है जिसमें आपके मामा को और माँ को अधिक महत्व दिया जाता है। तो आपका जो मातृ सत्तात्मक परिवार है, मातृ सत्तात्मक परिवारों में मातुल्य रीति पाई जाती है नातेदारी की। वही पितृस्य, पितृस्य जो आपकी रीति है, पितृस्य वे आपके पिता को और बुआ को, मेनली जो है मुख्य रूप से बुआ विशेष होती है, और बुआ ही बच्चे का नामकरण करती है, और जो घर के महत्वपूर्ण निर्णय है वो बुआ के द्वारा लिए जाते हैं। तो पितृस्य जो आपकी रीति है ये अधिकतर पितृसत्तात्मक परिवारों में देखी जाती है। ठीक है, वहीं आता है आपकी जो छठी रीति है, छठी रीति है आपकी सहकष्टी की। सहकष्टी रीति क्या है, तो ये बड़ी ही अच्छी एक तरीके से हम बोल लेंगे रीति है। तो सहकष्टी रीतियां जिन समाजों में पाई जाती है, वहां पर जो पुरुष होते हैं जब उनकी स्त्रियां गर्भवती होती है तो वो भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं। वो गर्भ के पश्चात जो खाना उनकी स्त्रियां खाते हैं, यानी कि उनकी वाइफ खाती है, वही खाना वो पति खाते हैं। और जैसे कमरे में जिस तरह का व्यवहार पत्नी के साथ किया जाता है गर्भावस्था में या गर्भावस्था के 1-1.5 महीने बाद तक, वो ही व्यवहार या उसी तरह की सारी क्रियाएं पति करता है। देखो इसके नाम से स्पष्ट है सहकष्टी, यानी कि जो उसकी सह संगिनी है, जो उसकी जीवन साथी है, वो उसके कष्टों में उसका बराबर का साथी है। तो इस रीति को बोलेंगे सहकष्टी। तो जो नातेदारी की रीतियां दोबारा से इनका अध्ययन कर लेते हैं। पहली है परिहार, परिहार, दूसरी है परिहास, तीसरी है माध्यमिक संबोधन, आपकी चौथी है मातुल्य, आपकी पांचवी है पितृस्य, और छठी है आपकी सहकष्टी। तो ये 4 रीतियां हैं आपके नातेदारी की। परिहास यानी कि जिसमें हंसी मजाक के रिश्ते नहीं होते, कुछ निषेध होते हैं, जैसे ससुर पुत्रवधू, सास या जेठ और पुत्रवधू। ठीक है, सॉरी पुत्रवधू नहीं, जेठ और भाई की बहू। फिर परिहास में हंसी मजाक के रिश्ते, जीजा साली देवर भाभी आदि आते हैं। माध्यमिक संबोधन में नाम नहीं लिया जाता, नाम लेने के लिए किसी माध्यम का या संबोधित करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। फिर मातुल्य में क्या है, मातुल्य में मामा को अधिक महत्व दिया जाता है, और पितृश्य में बुआ को अधिक महत्व दिया जाता है। और सहकष्टी में जो पति है वो पत्नी के कष्टों को सहता है, गर्भावस्था या गर्भावस्था के बाद वो वैसे ही क्रियाएं करता है जैसे उसकी पत्नी करती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया नातेदारी की रीतियां। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, ये तो बाद की बात है, ये भी बनेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि नातेदारी की जो रीतियां होती हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। तो नातेदारी की रीतियों के 6 प्रकार होते हैं आपके, परिहार, परिहास, माध्यमिक संबोधन, मातुल्य, पितृश्य और सहकष्टी। तो चलिए अब हम नातेदारी के आरेख में जिन प्रतीकों का प्रयोग होता है उन प्रतीकों को समझ लेते हैं कि उन प्रतीकों का क्या मतलब होता है। तो ये 7 प्रतीक महत्वपूर्ण है, तो परीक्षा में इनके आने के जो चांसेस हैं वो थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो जो पहला प्रतीक है, ये प्रतीक होता है ट्रायंगल का। इसका मतलब होता है आपका मेल, यानी कि पुरुष, और पुरुष भी जीवित। इसका अर्थ होता है मृत पुरुष। इसका संबंध होता है जीवित स्त्री। इस चिन्ह का मतलब होता है मृत स्त्री। इस चिन्ह का मतलब होता है सहोदर संबंध। सहोदर संबंध होते हैं जैसे भाई बहन इत्यादि। ठीक है, और इस चिन्ह का मतलब होता है पति पत्नी संबंध। ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है पति पत्नी संबंध। और आपके इस चिन्ह का जो प्रयोग होता है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है आपके 2 रेखाओं को या 2 चिन्हों को मिलाने के लिए, प्रत्येक चिन्ह को मिलाने के लिए।
मिलाने के लिए। अधिकतर तो यही आएगा कि जीवित पुरुष को कौन संदर्भित करता है, और ये रेखाएं या ये प्रतीक बना दिए जाएंगे और आप बता देना। तो ट्रायंगल जो बिल्कुल काला नहीं है, काला आएगा, तो उसका मतलब है पुरुष, और वो भी जीवित पुरुष। ये मृत पुरुष, जीवित स्त्री, मृत स्त्री, सहोदर संबंध यानी कि बहन भाई इत्यादि, पति पत्नी संबंध और प्रत्येक चिन्ह को मिलाने के लिए इनका उपयोग होता है। जैसे ये संबंध है ए बी, तो इन संबंधों को मिलाने का मतलब क्या है, ये तो ट्रायंगल हो गया। इन संबंधों को मिलाने का मतलब है दोनों जीवित है, और ये क्या डिपेंड करता है, पति पत्नी, तो ये दोनों पति पत्नी है, और ये क्या है, दोनों बच्चे हैं। तो अगर इनमें ये रेखा हमने मिला दी तो ये क्या हो गए, ये पति पत्नी हो गए, और ये इनके बच्चे हो गए। और बच्चे भी कौन हो गए, सी और डी, लड़कियां। तो ए और बी के सी और डी कौन हो गई, लड़कियां हो गई। तो ये जो प्रतीक है, ये नातेदारी के प्रतीक है, जो नातेदारी संबंधों के आरेखीय चित्रण में प्रकट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको नातेदारी समझ में आ गया होगा। अगर आपको नातेदारी में कहीं पर भी कोई भी शंका है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी उस शंका का समाधान करने के लिए। धन्यवाद।